हेलो स्टूडेंट, सेकेंड स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ छठा क्लास का साइंस, जो कि चैप्टर नंबर 3 लेकर के आया हूँ आपके लिए। और 3 चैप्टर का नाम क्या है? जल। इसके बारे में आज पूरे विस्तार से आपको बताऊँगा। इससे पहले चैप्टर 1 का समरी और क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 2 का समरी और क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जा कर के ज़रूर देख लें। और ये कंपटीशन लेवल से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अगर आपके कोई भी भाई बहन कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उन्हें भी ज़रूर भेजें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज क्या है? जल। तीसरा चैप्टर का नाम है जल। देखते हैं। गर्मी का मौसम है, आपके आसपास के सभी जल स्रोत सूख गए हैं। गर्मी के समय में क्या होता है? आसपास के जो जल स्रोत हैं, यानी जहाँ से जल प्राप्त होता है, वे सूख जाते हैं। पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ रहा है। ये पीने का पानी क्या दूर से लाना पड़ता है? पानी की कमी से आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसको अपने कॉपी में लिखिए और अपने से आंसर खुद से लिखिए, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे क्या है? क्या आपका परिवार बिना पानी के खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएगा? इसके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करने में आपके परिवार को कठिनाई की सामना करना पड़ेगा? आगे है, अगर लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रही तो क्या होगा? अगर लंबे समय तक जल स्रोत नहीं रहे तो क्या होगा? दूरदर्शन के समाचार एवं समाचार पत्रों में समय समय पर विभिन्न स्थानों की ऐसी घटनाओं के समाचार देखते और पढ़ते हैं। यह एक आर्टिकल है समाचार पत्र का। ऊपर दिए गए समाचार पत्र के कतरन को देखिए, आपको क्या अनुभव होता है। नीचे दिए गए चित्र से पानी के उपयोग को समझने का प्रयास कीजिए कि पानी का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। पानी का पीने का उपयोग होता है, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए, किसी भी चीज़ को धोने के लिए भी उपयोग होता है। इसी तरह से आगे आइए पता करें कि हम दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में कितने जल का उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन मतलब प्रत्येक दिन हम जल का कितना उपयोग करते हैं। एक सारणी बनाया हुआ है, आप इसे ज़रूर बनाएं। क्रियाकलाप, उपयोग किए गए जल की मात्रा 250 मिली वाले एक गिलास के अनुसार। गिलास में पीने के लिए कितना? तो 10 गिलास हो सकता है। ब्रश करने के लिए 2 गिलास, स्नान करने के लिए 30 गिलास लग सकता है, बर्तन साफ करने के लिए 15 गिलास, कपड़ा धोने के लिए 20 गिलास। ज़्यादा कपड़ा होगा और ज़्यादा लगेगा। शौचालय में साफ़ सुथरा करने में, अन्य कार्य में आपको खुद से अपने घर में देख करके लिखना है। आगे देखते हैं। इस क्रियाकलाप से अब आप जानते हैं कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितना जल का उपयोग होता है। ये तो आप जान चुके हैं। आइए जाने कि जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, मतलब जल हम कहाँ कहाँ से पाते हैं, प्राप्त करते हैं। कक्षा के छात्रों से पता कर विभिन्न उपयोग हेतु जल के स्रोतों को सारणीबद्ध कीजिए। छात्रा का यहाँ नाम लिखना है। पीने का जल कहाँ से? चापाकल से, नहाने का कुआं से, और कपड़ा धोने का भी कुआं से। ऐसे ही और कहाँ से आ सकता है? नदी से आ सकता है। नहाने के लिए भी नदी से आ सकता है, कपड़ा धोने के लिए भी नदी से आ सकता है। इस तरह से आप इस सारणी को भर सकते हैं। इस क्रियाकलाप से आपने जाना कि विभिन्न कार्य के लिए जल प्राप्त करने का स्रोत भिन्न भिन्न हो सकता है, जैसे तालाब, कुएं, चापाकल आदि। यह सभी भूमिगत जल के उदाहरण हैं। ये सभी क्या है? भूमिगत जल, यानी कि भूमि के अंदर से निकाले जाते हैं, तो इसे भूमिगत जल कहते हैं। इन सभी स्रोतों से लगातार जल निकालते हैं। लगातार क्या करते हैं? जल निकालते हैं। कुआं से जल निकालते हैं, चापाकल से पानी निकालते हैं। इस तरह से क्या ये खाली हो जाते हैं? हाँ, नहीं। तो इनमें पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? क्या ये मतलब खाली हो सकते हैं? कुआं खाली हो सकता है, या फिर जो चापाकल है वो खाली हो सकता है कि नहीं? अगर होगा तो ये कहाँ से स्रोत आते हैं इसके? यहाँ देखिए क्या है, एक कुआं है, चापाकल है, यहाँ पर तालाब है, झरना है। तो इसमें कहाँ से जल आ सकते हैं? तो जो कुआं है इसमें भूमिगत जल आता है अंदर से, इसमें भी अंदर से आता है। इसमें कहाँ से? हिमनद से आता है, पहाड़ से आता है। तो इस तरह से जमा होता है। आगे देखते हैं। अब बताइए वर्षा का जल कहाँ जाता है? वर्षा का जल कहाँ जाता है?
इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए और लिखिए वर्षा का जल कहाँ जाता है। तो वर्षा का जल समुद्र में जाता है। कहाँ जाता है? समुद्र में। याद है आपको, आप लोगों को बचपन की एक कविता, काले मेघा पानी तो बरसा रे, ये क्या है? बचपन में किए थे। वर्षा से ही इन सब में पानी भरता है, इसलिए वर्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वर्षा के अभाव में ये सभी नदी नाले सूख जाते हैं। अगर वर्षा नहीं होगा तो नदी नाले क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा है, यानी कि 75% लगभग जो क्षेत्र है वो जल से घिरा हुआ है। इसे भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। महासागर ने पृथ्वी के अधिकतर भाग को घेर रखा है। आइए, जल का अधिकांश भाग समुद्र और महासागर में है। इस तरह क्या पता चलता है कि जल का अधिकतर भाग कहाँ कहाँ है? समुद्र और महासागरों में है। एक और, इस जल में लवण घुले होने के कारण यह पीने तथा अन्य घरेलू कार्य, कृषि तथा उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं होता है। तो दूसरी ओर अब क्या है कि जो समुद्र का और महासागर का जल होता है वो क्या होता है? तो वो लवणीय होता है। कैसा होता है? लवणीय। तो इसलिए वो उसके पीने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, या फिर कपड़ा धोने के लिए, कृषि उत्पादन के लिए, या फिर फैक्ट्री में उसको कहीं नहीं उपयोग कर सकते हैं। अब तो हालांकि मशीन आ गया है, उसको फिल्टर करके उपयोग कर भी सकते हैं। तो दूसरी ओर नदी, झील, तालाब जल आपूर्ति के लिए महासागर पर निर्भर है। दूसरी ओर क्या है? जो तालाब में पानी आता है, झरना में पानी आता है, नदी में आता है, ये सब किस पर निर्भर हैं? तो ये सभी महासागर पर ही निर्भर हैं। फिर भी इन स्रोतों का जल खारा नहीं होता है। फिर भी क्या होता है? इनका स्रोत खारा नहीं होता है। किसका? तो नदी का, झरना का, तालाब का। जबकि समुद्र का खारा होता है। कारण समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। इस कारण क्या है कि समुद्र का जल जो है वो लवण हो जाता है, जबकि झरना का स्रोत लवण नहीं होता है, मतलब खारा नहीं होता है। इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 3, चौड़े मुंह वाला एक जार लीजिए, इसमें छोटे छोटे पत्थर डालिए, इसके बाद बालू बालू की तरह देखकर मिट्टी तब तक डालिए जब तक यह जार आधा भर न जाए। अब इस मिट्टी में छोटे छोटे पौधे लगाइए और पानी पटाइए। अब इसके ढक्कन को कस कर बंद कर दीजिए। चित्र 3.5 में इस तरह से दिया हुआ है कि जल चक्र का प्रारूप है ये। इस जार को कुछ दिन तक धूप में रखकर प्रतिदिन अवलोकन करके नीचे दी गई सारणी में लिखिए। अवलोकन करना है, यहाँ लिखना है कि किस दिन क्या परिवर्तन आ रहा है। उपरोक्त क्रियाकलाप प्रकृति के एक छोटे किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया का संकेत देता है। यह है जल चक्र का प्रारूप। आइए इससे विस्तार से समझते हैं। ये किसका विस्तार है? जल चक्र का। इसको विस्तार से समझते हैं। जल चक्र। जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक दूसरे रूप से दूसरे में परिवर्तन होने और एक भंडारण से दूसरे भंडार एवं एक स्थान से दूसरे स्थान को और गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है। इसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, बस रूप परिवर्तित या स्थान परिवर्तन होता है। मतलब इसमें जल खोता नहीं है, केवल स्थान परिवर्तन करता है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि धूप में सूखते कपड़े के सूखने की प्रक्रिया, धूप में कपड़ा पसारा हुआ है और इसको सूखते हुए देखा होगा। अलगरी पर सूखते कपड़े। क्या आपने कभी खाना बनाते समय खाने से जल को वाष्पित होते देखा है? उससे वाष्पित होता है, तो खाना बनाते उससे क्या धुआं निकलता है, तो वो वाष्पित हो रहा है। क्या नमक भी पानी के साथ वाष्पित होता है? नहीं, नमक वाष्पित नहीं होता। अगर नमक और पानी को ऐसे घोल दिया जाए और उसे धूप में रख दिया जाए तो पानी तो उसका उड़ जाएगा, लेकिन नमक उसी में रह जाएगा, उसी पात्र में रह जाएगा। जल वाष्पित हो जाता है तथा नमक शेष रह जाता है। इस अनुभव से यह समझ सकते हैं कि गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, लवण वाष्पित नहीं होते। आप अपने दैनिक जीवन में जल वाष्पन की
प्रक्रिया से परिचित होंगे। सड़कों, खेतों, छतों तथा अन्य जमीनों क्षेत्रों में जल वाष्पन में परिवर्तन होता रहता है। वाष्पन के लिए ऊष्मा जल को कहाँ से मिलती है? वाष्पन के लिए सबसे जरूरी ऊष्मा है, तो वो कहाँ से मिलती है? क्रियाकलाप 4। दो एक जैसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को धूप में और दूसरे को छाया वाले स्थान में रखिए। दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए। जल को मापने के लिए बोतल के ढक्कन का उपयोग कीजिए। प्रत्येक आधे घंटे में दोनों प्लेटों का प्रेक्षण कीजिए। किस प्लेट में जल की विलुप्त होने की मात्रा अधिक है? मतलब किस में जल्दी जल समाप्त हो जाता है। आप देखिए, तो धूप में रखे प्लेट पर पानी जल्दी घटने लगता है, जिसका कारण सौर ऊर्जा है। मतलब सूर्य से आया हुआ प्रकाश उस पानी को जल्दी से अपनी ओर खींचता है। दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदी, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। इस जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। जल के वाष्पन की यह क्रिया धीमी होती है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि छाया में रखे प्लेट पर पानी भी विलुप्त होता है। छाया में जो पानी रखा हुआ है वो भी विलुप्त होगा, लेकिन उसका क्या रहेगा? अब देखिए, इसमें अधिक समय लगता है। वहीं दूसरी ओर सूर्य के प्रकाश से होने वाली वाष्पन तेजी से होता है और कम समय लगता है। यानी आप धूप में अगर पानी रखिएगा तो जल्दी सूखेगा, वही अगर छाया में रखिएगा तो सूखेगा, लेकिन वो बहुत देरी से सूखेगा। इस तरह से। अब बताइए, ये वाला आप पढ़िए और इसे कॉपी में लिखिए। जब जल से भरी बाल्टी में हम जल की क्षति बहुत कम देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कम ऊर्जा जाता है। वही अगर ज़्यादा क्षेत्र में रहेगा, जैसे उसी को टब में रख दें, तो वो जल्दी वाष्पित हो जाएगा, जबकि कम क्षेत्र में रखेंगे तो बहुत लेट से वाष्पित होगा। छाया में रखे जल को वाष्पन हेतु ऊष्मा कहाँ से मिलती है? दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु सूर्य के प्रकाश के कारण गर्म हो जाती है, जो छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। आप गर्मी के दिनों में घने पेड़ों की छाया में बैठे होंगे, वहाँ हमें शीतलता मिलती है। गर्मी के दिन में पेड़ के नीचे क्या मिलती है? शीतलता मिलती है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या पेड़ पौधे पानी छोड़ते हैं जिससे वहाँ गर्मी कम रहती है? क्या पेड़ पौधों से भी जल की क्षति होती है? क्या पेड़ पौधे से भी जल की क्षति होती है? तो चलिए इसे भी आगे देखते हैं। पौधों द्वारा जल की क्षति। हमारी तरह पौधे भी अपना भोजन बनाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। जिस तरह हम लोग अपना खाना बनाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, उसी तरह पौधे भी अपना खाना बनाने के लिए पानी का ही उपयोग करते हैं। जल की कुछ मात्रा विभिन्न भागों में सुरक्षित रहते हैं तथा शेष जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। पौधे क्या करते हैं कि कुछ जल रखते हैं और कुछ जल क्या करते हैं? जल वाष्प के रूप में मुक्त कर देते हैं। जल में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। जो वायु में जल है, किसके द्वारा? जल वाष्पन संघनन के प्रक्रम द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। जो जल है वो वाष्पन होकर के क्या होता है? वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। आप आगे अभी पढ़िएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। क्रियाकलाप 5। आइए बादलों से सीखें। एक जार में गर्म जल लीजिए। जार का ढक्कन उलटकर उसके मुंह पर रख दीजिए। जार के ढक्कन के ऊपर बर्फ के कुछ टुकड़े रखिए। थोड़ी देर रुककर जार को देखिए। आपने क्या देखा? क्या इस क्रियाकलाप में बादल जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है? क्या कुछ बादल जैसा प्रतीत हो रहा है? ढक्कन खोलने पर बादल जैसा बाहर निकलता दिखाई देता है। क्या होता है? बादल जैसे। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? बादल जैसा दिखाई देता है निकलता हुआ। ऐसा वाष्पन एवं संघनन के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है? वाष्पन और संघनन के कारण होता है। बादल का प्रारूप यहाँ देखिए, यहाँ ढक्कन बंद है। अब खोलिए आप इसे, तो क्या हो रहा है? इस तरह से इसमें बादल जैसा कुछ निकल रहा है। एक गिलास को पानी से आधा भरिए। उसकी बाहरी दीवारों को
कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लीजिए। बाहर वाला क्षेत्र क्या है, अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लेना है। उसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल देना है। उसमें क्या करना है, बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालना है। कुछ समय बाद देखेंगे कि गिलास के बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बर्फ़ युक्त गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देता है और जल वाष्प गिलास की सतह पर संघनन हो जाता है। इस पॉइंट को आप लिखिएगा जरूर कि जो गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है, मान के चलिए पानी भरा हुआ है इसे। अब इसमें क्या डालना है, बर्फ़ डालना है। बर्फ़ डालिए, कुछ समय बाद क्या होगा, इधर भी गिलास में इधर सट करके इसे बूंद बूंद आपको दिखाई देगा पानी देता है। तो ये किसके वजह से होता है, तो देखिए बर्फ युक्त गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देता है। बाहर की जो हवा है उसको ठंडा कर देगा और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाता है। संघनित यानी वो इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है। इस तरह से जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रिया की कुछ एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक क्या रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आगे देखते हैं यह संघनन क्या है। अब संघनन के बारे में जानते हैं। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। कुछ दूर ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जल कणिका में परिवर्तित हो जाती है। यह जल कणिका जो वायु में तैरती है उसे बादल के रूप में देखा जा सकता है। उसे क्या देखा जा सकता है, बादल के रूप में देखा जा सकता है। बर्फयुक्त जल से भरे गिलास को ऊपर कुछ देर कमरे के ताप पर छोड़ देंगे तो गिलास के आसपास पानी नजर आएगा। ये छोटे छोटे जल कणिये मिलकर एक बड़े अमाप की जल बूंदे बना लेती है। अगर ढेर सारा बूंद है तो वो धीरे धीरे क्या एक बड़ा बूंद बना लेगी। इसी प्रकार वायु में कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है। इन गिरती हुई क्या बूंदों को ही वर्षा कहते हैं। यहाँ इस पॉइंट को नोट डाउन करने लायक है। इस गिरती हुई बूंद को ही क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। इसे भी अपने कॉपी में नोट डाउन करें। अपने अपने अभी ओले गिरते हुए आपने कभी ओले गिरते हुए देखा है? विशेष परिस्थिति में यह ओले संघनित वर्षा कहलाते हैं। विशेष परिस्थिति में क्या कहलाते हैं, ये संघनित वर्षा कहलाते हैं। आपके क्षेत्र में ओला गिरा होगा। ओला मतलब बर्फ कभी कभी गिरता है, मतलब पत्थर जिसको बोलते हैं। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आती है। बादल बनने की यह प्रक्रिया सबसे अधिक समुद्र और महासागर से होती है। बादल सबसे ज़्यादा किस प्रक्रिया से, समुद्र और महासागर से होती है। इसी पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखें, क्योंकि महासागर में बहुत अधिक पानी होता है। तो वहाँ से सूर्य क्या करता है, पानी को वाष्पोत्सर्जित करता है और उससे बादल के रूप में बनाता है, संघनित करता है, बादल के रूप में बनता है और फिर हवाएं चलती हैं और वो पृथ्वी की ओर आती है, मतलब धरती की ओर आती है और इसके बाद वर्षा होती है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। पुनः क्या करते हैं, महासागर की ओर चलें। महासागर की ओर चलते हैं। प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचा है। जितना भी पानी भूमि पर गिरता है अंततः महासागर में वापस चला जाता है। यह अलग अलग ढंग से जाता है। जो पानी वर्षा के रूप में गिरता है वो पुनः कहाँ चला जाता है, महासागरों में चला जाता है। इसे भी आप ध्यान में रखें। और ये अलग अलग तरीके से जाता है। जल चक्र का आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या चित्र है। सबसे पहले यहाँ क्या है, महासागर में जल है। जल क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। देखिए यहाँ वाष्पोत्सर्जन होकर के संघनन हुआ, संघनन होकर के बादल बनाया और बादल फिर क्या हुआ, बादल और संघनित होकर के इकट्ठा हो गया और यहाँ वर्षण हो रहा है। फिर तो वही पानी वो इसी में जा रहा है। तो पानी का क्षय नहीं होता है, मतलब समाप्त नहीं होगा पानी कभी। चलिए देखते हैं। पर्वतों पर गिरा बर्फ पिघलकर जल बन जाता है तथा यह जल पर्वतों से होते हुए नदी, झरनों आदि में गिरता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। पर्वतों पर गिरा बर्फ पिघलकर क्या हो जाता है, जल बन जाता है तथा यह जल पर्वत से होते हुए नदी, झरना में आता है। वर्षा का कुछ पानी भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। जो वर्षा का पानी है वो भूमि द्वारा भी सोख लिया जाता है और भूमि सोखता है, उसके ही वजह से तो चापाकल में पानी आता है, कुआं में पानी आता है और मिट्टी में विलुप्त हो जाता है। क्या होता है, मिट्टी में विलुप्त हो जाता है। आप देखे होंगे कि कभी आहरा भरा हुआ है
तो वो धीरे धीरे सूखता जाता है, तो वो धीरे धीरे मिट्टी सूखता है और कुछ कुछ वाष्पो उत्सर्जन होते रहता है। इसके वजह से उसका पानी क्या होता है, पानी स्तर घटते जाता है। यह पानी हमें भौम जल, किसके, भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। जो मिट्टी में पानी चला जाता है वो किसके रूप में, भौम जल के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसे भी आप ध्यान रखें। कुएं चापाकल में जल कहाँ से आते हैं? क्या भौम जल हर जगह पर एक समान होते हैं? कुआं है, चापाकल है, इसमें जल कहाँ से आते हैं? तो इसमें आते हैं भौम जल से, ये ध्यान में रखिए। और भौम जल हर जगह क्या एक ही होते हैं? तो ऐसा तो नहीं है, हर जगह नहीं होता है। अब कहीं कहीं खुदवाइए कुआं तो वहाँ पानी निकलता ही नहीं है, और कहीं कहीं बहुत अधिक पानी निकलता है। तो भौम जल हर जगह एक ही प्रकार के नहीं है। ऐसी भूमि जहाँ वनस्पति कम है, क्या है वनस्पति, वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। जहाँ वनस्पति नहीं, पेड़ पौधे नहीं है, जंगल नहीं, वहाँ क्या होता है, शीघ्र ही वर्षा का पानी बह जाता है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, और ऐसे भूमि में क्या होता है, जल का रिसाव कम होता है, अंदर कम जाता है भूमि में। इस कारण भौम जल का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है। इस कारण क्या होता है, भौम जल का स्तर नीचे गिर जाता है। आप क्या देखते होंगे कि शहर में, शहर कोई भी बड़ा शहर है तो वहाँ पर क्या होता है, कोई भी बड़ा शहर है तो उसमें क्या होगा कि चापाकल कहीं भी गड़वाइए पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ पक्का हो गया है और पानी आता है सब बह जाता है। वो भूमि सोखता नहीं है पानी को, इसलिए वहाँ का भौम स्तर जो है, भौम जल स्तर वो समाप्त हो चुका है। तो इस तरह से शहरों में हो जाता है, क्योंकि वहाँ पक्का का चीज़ बना दिए, पक्का सड़क है, पक्का घर है, सब कुछ पक्का है, और पानी डायरेक्ट बह करके बाहर चला जाता है। इसके वजह से अंदर से पानी नहीं आता है, भौम जल में पानी नहीं जाता है, तो इसकी वजह से आता भी नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम यह जानते हैं कि भूमि की सतह का जल जो नदियों, झीलों, मिट्टी, महासागरों में वापस पहुंच जाता है, जल के इस प्रकार चक्रण करने को जल चक्र कहा जाता है। इस प्रकार के चक्रण को क्या कहा जाता है, जल चक्र कहा जाता है। इसे भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। यदि भारी वर्षा हो तो, यदि भारी वर्षा होगा तो क्या होगा? हमारे देश में ज़्यादातर वर्षा मानसून में होता है। ज़्यादातर वर्षा कब होता है? मानसून में, यानी जुलाई सितंबर महीना में होता है। संसार के कुछ भागों में साल भर भी वर्षा होती है। संसार के कुछ ऐसे भाग भी हैं जहाँ साल भर वर्षा होती है। मेघालय भी एक ऐसा ही राज्य है। मेघालय में, भारत मेघालय का ही राज्य है जहाँ पर सालों भर वर्षा होती है। और मासिनराम, मतलब भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? मासिनराम। तो मासिनराम भी कहाँ है? मेघालय में है। मासिनराम भी कहाँ है? मेघालय में है। तो इसे भी आप ध्यान रखें, मेघालय में है, इसलिए इसका नाम मेघालय या मेघों का घर रखा गया है। इतना वर्षा होता है इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मेघालय या मेघों का घर रखा गया है। मेघालय मेघों का घर। यहाँ देखिए पेड़ पौधे भी कितने हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि गर्मी के दिनों में वर्षा राहत प्रदान करती है। गर्मी के दिन में क्या करती है? वर्षा राहत प्रदान करती है। कि गर्मी लग रहा है तो वर्षा होती है तो थोड़ा ठंडा फीलिंग होता है। फसलों की खेती में भी इसकी अहम भूमिका है, परंतु यदि भारी वर्षा हो तो यह बाढ़ का रूप ले लेता है। अगर भारी वर्षा, तेज वर्षा होगा, बहुत ज़्यादा वर्षा हो गया तो क्या हो जाएगा? बाढ़ का रूप ले लेगा। जैसे मैं यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है कि ये बाढ़ का रूप ले लिया है और रोड पे भी पानी भर चुका है, और ये सब अधिकतर तो शहर में होता है। अब आगे देखते हैं। चित्र इतना में हमने देखा कि किस तरह अत्यधिक वर्षा स्रोत जल सतह बढ़ा सकता है। इससे जन अस्त व्यस्त हो सकता है। जनजीवन क्या हो सकता है? अस्त व्यस्त हो सकता है। इससे अगर अधिक वर्षा होगा तो भी हमारे लिए हानिकारक है। यदि काफ़ी समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा? अब देखिए, काफ़ी समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में अधिक समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा? कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो चलिए आगे पढ़ते हैं। रहीम पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मनुष्य चुन। ये क्या है? कबीर जी का दोहा है। वर्षों पुराना यह दोहा आज तक साबित होता दिख रहा है। जब ज़्यादा दिनों तक वर्षा न हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता है। जब ज़्यादा दिनों तक वर्षा ना हो तो वायुमंडल कैसा हो जाता है? गर्म, जिसके कारण नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगता है। नदी, तालाब, झरना सूखने लगता है, जिसे सुखाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखाड़ कहते हैं। अभी क्या है? अभी झारखंड में सुखाड़ हो चुका है, और सुखाड़ 21 राज्य जो है, 21 राज्य को 21 राज्य करें, सॉरी, झारखंड में 21 जिलों को
सुखाड़ग्रस्त घोषित कर दिया गया है। और इससे सुखाड़ जब होता है तो सरकार से इसमें कुछ सहायता मिलती है किसानों को, क्योंकि उनका जो इनकम का सोर्स था वो समाप्त हो चुका है, पानी नहीं होता है, धान नहीं रोप पाते हैं, तो वो कुछ कमा भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए सरकार कुछ राहत देती है। तो अभी ये झारखंड में चल रहा है। सूखे की स्थिति में खाद्य और चारा भी प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। दुर्लभ क्या मतलब? मिलना मुश्किल होता है। किसी क्षेत्र में मान के चलिए कि 3 साल के लिए अकाल हो गया, तो वहाँ पर पानी का तो दिक्कत होगा ही होगा, पानी का तो दिक्कत होगा, साथ में क्या होगा, चारा के लिए भी दिक्कत होगा। जो हमारे जानवर हैं उनके चारा के लिए भी क्या होगा, दिक्कत होगा। और क्या हो सकता है, हमारे खाने के लिए भी, हमारे खाद्य जो पदार्थ हैं उनके लिए भी दिक्कत होगा, खाद्य पदार्थ। क्योंकि हम जब वर्षा नहीं होगी तो जल स्रोत भी नहीं रहेगा, तो हम कोई खेती भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है किसी क्षेत्र में अगर सुखाड़ हो चुका है तो। आगे देखते हैं, सुखाड़ क्षेत्र यहाँ देख सकते हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूखा प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इन परिस्थिति में पशु और पेड़ों का क्या होता है? इन परिस्थिति में क्या पशु और पेड़ों का क्या होता है? तो पशु को भी चारा मिलना मुश्किल हो जाता है, पेड़ पौधे भी सूखने लगते हैं। इस तरह से अपने अभिभावक से अथवा शिक्षक से समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में पढ़कर इनके बारे में पता लगाना है। क्या कीजिए, पता लगाइए। आपको मैं बता ही दिया हूँ, तो चलिए आगे देखते हैं। हम सभी अब समझ सकते हैं कि वर्षा की अधिकता और न्यूनता दोनों ही हानिकारक है। अगर अधिक वर्षा होगा तो भी हमारे लिए हानिकारक है, न्यूनतम वर्षा होगा तो भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। हमें इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ तैयारियां करनी चाहिए। खासतौर पर पीने योग्य पानी का संरक्षण सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जो पीने योग्य पानी है इसका संरक्षण हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, और इसको अलग अलग तरीके से करना चाहिए। आपने सुना ही होगा जल ही जीवन है। आपने क्या सुना होगा, जल ही जीवन है। लेकिन सभी लोग क्या करते हैं कि पानी तो बर्बाद करते ही करते हैं। अपने घर में नल लगा लेंगे और नहाना होगा 1 बाल्टी से, नहाएंगे 5 बाल्टी से। पानी की बर्बादी तो करते ही हैं, कहने के लिए सब कहते हैं। आइए, एक आवश्यक है कि इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। जल का क्या, विवेकपूर्ण मतलब समझदारी से उपयोग करना चाहिए। जल, वर्षा जल संग्रह। वर्षा जल को संग्रह कैसे कर सकते हैं? जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक सरल उपाय वर्षा जल को संग्रहित करना है। मतलब जल का उपलब्धता में अगर वृद्धि करना है तो जल का क्या करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। हमारे आसपास वर्षा का जल बहकर बर्बाद हो जाता है। बहकर क्या होता है, बर्बाद होता है। देखते हैं कि वर्षा हुआ, क्या वर्षा हुआ और सभी बह करके नदी नाला में चला जाएगा, नदी नाला से वो बहता हुआ और चला जाएगा कहीं, तो उसका हम लोग अधिकतर उपयोग नहीं कर पाते हैं, बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा कुछ करना है कि उससे उपयोग किया जा सके। तो अब आगे देखते क्या है। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। वर्षा जल संग्रह की तकनीक। अब तकनीक के बारे में देखते हैं। छत के ऊपर वर्षा जल का संग्रह छत के ऊपर कर सकते हैं। भवनों की छत पर एकत्र जल को पाइपलाइन के माध्यम से भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। इस जल को उपयोग के पूर्व निस्यंदित करना आवश्यक है। उपयोग के बाद निस्यंदित करना आवश्यक है। इस वर्षा जल को भौम जल की पुनः पूर्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, छत पर वर्षा जल का संग्रहण। यहाँ देखिए छत पे क्या हो रहा है, संग्रहण हो रहा है। खुले जगहों में वर्षा जल संग्रहण, खुले जगह में, वो तो छत पर हो गया। अब खुले जगह पर देखते हैं। इस प्रणाली में रिसने वाले गड्ढा बनाकर निकास नली द्वारा वर्षा जल को भौम जल का स्तर बढ़ाने के काम में लाया जा सकता है। झारखंड में औसतन 1200 से 1300 मिलीमीटर बारिश होती है। कितना होता है, 1200 से 1300 मिलीमीटर बारिश। इसको अगर सेंटीमीटर में करें तो कितना हो जाएगा, 120 से 130 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सेंटीमीटर में ही आपको एग्जाम में पूछेगा, इसलिए इसको इसमें याद रखिए। इसमें 20% पानी का ही संरक्षण हो पाता है, केवल 20% पानी का ही संरक्षण हो पाता है, बाकी यानी कि बर्बाद हो जाता है। शेष वर्षा
जल उर्वरक मिट्टी को साथ लेकर बह जाती है। और देखिए क्या होता है, बाढ़ जब आता है तो उर्वरक जो मिट्टी है उसे भी बहा करके लेकर के चली जाती है। इस तरह से हमारा उपज भी कम होने लगता है। अब यहाँ क्या है, इस कारण राज्य सरकार गाँवों में, राज्य सरकार मतलब झारखंड सरकार गाँवों में डोभा निर्माण के माध्यम से जल संग्रहण का कार्य कर रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके गांव में भी डोभा बना होगा। इस तरह का डोभा का डिजाइन है, ये चरखूंट है, ऐसे मेरे यहाँ भी बना है, बहुत सारा बना है। और इससे क्या किया जाता है कि जल संग्रह किया जाता है ताकि भौम जल स्तर को बढ़ाया जा सके। इसके लिए सरकार ने एक पहल किया है, एक योजना चलाया है और ये बहुत ही अच्छा योजना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, इन्हें भी जानिए। मनुष्य के भार का 65% भार जल है। मतलब मनुष्य का भार जो है उसमें सबसे ज़्यादा भार किसका है, 65% जल है हमारे शरीर में। मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है। भोजन के बिना तो जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना वह केवल 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि सिर्फ 6 दिन तक ही जल के बिना रह सकता है। भोजन के बिना तो कई सप्ताह रह लेगा, लेकिन जल के बिना सिर्फ 6 दिन, इससे ज़्यादा नहीं टिकने वाला है। अब देखिए अब क्या है, यहाँ सार है। पूरे चैप्टर में आपने क्या सीखा उसके बारे में है। तो हमने सीखा, क्या सीखा, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जल जीवन के लिए आवश्यक है। जल क्या है, जीवन के लिए आवश्यक है। जो भी जीवित प्राणी है, जो भी क्या है, जीवित प्राणी है उसके लिए जल बहुत ही आवश्यक है। जो भी जीवित प्राणी है या फिर जो भी सजीव है उसके लिए क्या है, जल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जल वाष्प वायु में संघनित होकर वर्षा, हिमपात या ओला का रूप ले लेता है। जल वाष्पन वायु में संघनित होकर किसका रूप लेता है, वर्षा, हिमपात, ओला, ये सब का रूप ले लेता है। वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः आपूर्ति करते हैं। वर्षा क्या करता है, वर्षा, ओला, हिम, ये तीनों क्या करता है, नदी में, झरना में, तालाब में, कुआं में, मिट्टी में पुनः प्राप्त करवाता है जल को। इस तरह से हो सकता है। महासागर तथा जलीय भागों के बीच के जल चक्र को जल चक्र कहते हैं। बीच के चक्र को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। आप इसे भी ध्यान में रखें, क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। आगे देखते हैं, अत्यधिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ जाता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। जल की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए वर्षा जल संग्रह आवश्यक है। इसे जल को क्या करना चाहिए, संग्रहित करना चाहिए। इस तरह से यह चैप्टर समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।